दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम होते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर समझेंगे कार्बोकैटायंस के बारे में, क्या क्या फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कार्बोकैटायन जैसा कि नाम ही बताता है, ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे कंसेप्ट के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। अभी तक हम इंडक्टिव इफेक्ट आपको बता चुके हैं, कॉन्जुगेशन क्या है इसके बारे में बताया जा चुका है, पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी, ये सारी की सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। और अब बारी है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जानने की। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ये है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन बाकी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन ये आती है कि ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान बनती हैं और रिएक्शन के दौरान खत्म होती हैं। सो दीज आर द स्पीसीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एंड आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द सेम रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान बनी और उसी के दौरान खत्म भी हो गई, एक बीच की कंडीशन थी, इसीलिए इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। हमारे पास है कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कई तरह के फ्री रेडिकल होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेनली आपको कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ना है। हम आपको कार्बीन के बारे में भी बताएंगे, नाइट्रीन के बारे में भी, लेकिन आपको मेनली पढ़ना है इन तीन के बारे में। अच्छे से आपको इसको लर्न करना होगा। आइए जानते हैं आखिर ये कंसेप्ट क्या है और क्या है कार्बोकैटायन। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन जैसा कि इसके नाम से ही है, ऐसा कार्बन जो कैटायन है। ऐसा कार्बन जो कैटायन है, या हम इसको ऐसे कहते हैं, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसे कार्बोकैटायन का नाम दिया जाता है। देखना जरा, ये है आपके पास A पॉजिटिव और यहाँ है आपके पास कोई मॉलिक्यूल। अब हुआ ये कुछ इस तरह से कि A पॉजिटिव ने यहां से H नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। H नेगेटिव बाहर जाएगा तो हम कहेंगे AH यहां से बाहर चला गया। अब ये क्या बचा? ये कार्बन बचा, हाइड्रोजन, 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 क्योंकि H नेगेटिव चला गया था तो इस पे चार्ज कौन सा बचेगा? पॉजिटिव। अब जरा देखो, डेफिनेशन के साथ मैच करो। कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम कार्बोकैटायन के नाम से पहचानेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रोफाइल बनाता है या न्यूक्लियोफाइल, तो हमें याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इनको बनाया जाता है। कार्बोकैटायन में 2 डेफिनेशन और याद रखिएगा। एक है हमारे पास जिन्हें हम क्लासिकल कार्बोकैटायन के नाम से पहचानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिलेक्ट करना है कौन सा क्लासिकल है, कौन सा नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल कार्बोकैटायन किसे कहा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन हम अपनी पिछली क्लास में ही बता चुके थे। जैसे ये देखो, CH3 पॉजिटिव, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। CH3 CH2 पॉजिटिव, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन वो होता है जिसमें रेजोनेंस नहीं होता। और दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा होगा आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब आप समझ ही सकते हो
हमें इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसका मीनिंग अच्छे से जान सकते हो। हैविंग कॉन्जुगेशन, दैट इज हैविंग रेजोनेंस, जहां पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है। जैसे यहाँ देखिए, इधर है आपके पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यही तो कॉन्जुगेशन था, और अगर कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगी। तो ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें रेजोनेंस नहीं है, क्लासिकल जिसमें रेजोनेंस है, उसे नॉन क्लासिकल कहा जाएगा। समझ गए होंगे? आगे सिलेक्ट करवाऊंगा, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अब कार्बोकैटायन में क्लासिफिकेशन में जान लो या टाइप्स कह लो, कुछ भी। आपको कुछ कार्बोकैटायन अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे ये है CH3 पॉजिटिव, CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या कहते हैं इसको? मिथाइल कार्बोकैटायन। ऐसे ही अगर ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से कनेक्ट है तो इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी। कई बार बच्चे ना 1 डिग्री 2 डिग्री, कोशिश करो प्राइमरी बोलें। वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री बोलेंगे तो कोई नंबर तो काटने वाला नहीं, लेकिन कोशिश करें प्राइमरी। ऐसे ही जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। ऐसे ही जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो टोटल 3 कार्बन से कनेक्ट है तो इसे कहेंगे टर्शियरी कार्बोकैटायन। ऐसे ही बच्चों, अब ये देखो, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है, डबल बॉन्ड वाले पे, इसे कहते हैं विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कहा जाता है। और अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज तो इसे कहते हैं हम अलाइल कार्बोकैटायन, अलाइल कहा जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर है, यहाँ इसे कहते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। नाम याद रखने जरूरी है आगे ऑर्गेनिक में बढ़ते वक्त, क्योंकि कई बार सिर्फ और सिर्फ नाम ही आएंगे। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे है तो इसे कहेंगे बेंजाइल कार्बोकैटायन। और बच्चों, अगर आपके पास इस तरह से है एक कार्बोकैटायन और इसका नाम आपको याद रखना होगा, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन इसे कहा जाएगा, ये यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से कार्बोकैटायन, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। नॉन क्लासिकल में कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो आपका जवाब है इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह के कार्बोकैटायन को बनाएंगे, यहां से इस बात को याद रखेंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये तो बात रही कार्बोकैटायन क्लासिफिकेशन की, इनकी पहचान की। अब जरा मुझे बताना, क्लासिकल कौन सा है, नॉन क्लासिकल कौन सा है, इसके बारे में बताने की कोशिश करना। देखिए, ये मैं देता हूं, पहला कार्बोकैटायन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। ऐसे ही ये मेरे पास अगला कार्बोकैटायन है, यहाँ पे रिंग है, ये यहाँ पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये है बेंजीन रिंग और इधर है पॉजिटिव चार्ज। बताते जाइए, जो आपको लगता है कि आप जानते हैं जवाब, तो ऐसे आंसर को तो बताना बनता भी है। बताइए, यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। तो पहले वाला क्या होगा? पहले वाले में कॉन्जुगेशन नहीं है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या होगा? क्लासिकल। यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन होता है तो ये क्या होगा? नॉन क्लासिकल। डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है तो कैसा हुआ? नॉन क्लासिकल। यहाँ देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है तो ये भी कैसा हुआ? नॉन क्लासिकल। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को देख के ही आप पहचान सकते हैं कि आपका कार्बोकैटायन किस तरह का कार्बोकैटायन है। ये हमने यहाँ पर जाना, इस बात को सीखा। अब बच्चों, कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से आप इसकी शेप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इतनी बात को यहाँ पर याद रखने की आपको जरूरत होगी, इस तरह से इसको ध्यान रखना होगा। आइए अब जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि कार्बोकैटायन ही वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो मैक्सिमम रिएक्शन में बनता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो ये जानते हैं,
सबसे पहली बात जान लीजिए कि आपको जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। क्योंकि जो एरोमेटिक होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो हमेशा सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो आपको सबसे पहले एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी को चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कार्बोकैटायन ये है, एक कार्बोकैटायन ये है और एक ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, तो हमें बताना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब यहाँ पर जरूरी है कि आपको एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए। एरोमेटिसिटी के अंदर हमने बताया था कि आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, आपके कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और वहां पर 4n+2 यानी हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि हमने सॉल्व करके बताए थे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एटसेट्रा, तो वो एरोमेटिक होता है। और एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसको हमने बताया था 4 हो, 8 हो, 12 हो। तो इस तरह से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को हम पहचान सकते हैं। अब देखिए पहला कंपाउंड ये साइक्लिक भी है, यहाँ कॉन्जुगेशन डबल सिंगल पॉजिटिव भी है, हर कार्बन प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2, तो ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है और ये एरोमेटिक है। सेकंड कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, तो जो एरोमेटिक है वो हमेशा ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे। एंटी एरोमेटिक जैसे सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भाई ये है आपके पास एक ये कार्बोकैटायन है और एक आपके पास ये कार्बोकैटायन है, आपको बताना है दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे पहले कंडीशन, इस वाले पे ध्यान दीजिए, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल पॉजिटिव, सारे में है कॉन्जुगेशन, है ना? ठीक है। इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कितने हैं? 2 और 2 4। ये सारी की सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक की शो करता है और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो इस तरह से हमेशा सबसे पहले आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का फैक्टर देखेंगे, उसके बाद आपने कुछ और सोचना है, लेकिन पहले यही दोनों आपने देखने हैं। अब रेजोनेंस, अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है तो कॉन्जुगेशन देखना है, रेजोनेंस देखना है। जैसे देखिए अब मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे पास एक ये कार्बोकैटायन है, आपके पास ये रहा, और एक मेरे पास इस तरह से कार्बोकैटायन है और एक मेरे पास इस तरह से कार्बोकैटायन है। अब मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताना है। बताइए, पहले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखिए, साइक्लिक है तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में से कुछ तो हो सकता है, फाइंड आउट कीजिए। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और इसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। तो एरोमेटिक वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा। फिर रेजोनेंस देखो, यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो स्टेबल होगा, आयन जो स्टेबल होगा वो अलाइलिक होगा। और लास्ट में जो भी बचा इस तरह से ये हमने बताया, ऐसे सॉल्व करना। तो कार्बोकैटायन में फैक्टर को हमेशा ध्यान रखना कि भाई एक के बाद कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है। फिर बारी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। चलो हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बिना पढ़े भी हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लो कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। बन गई बात, हो गया सॉल्व। कैसे? आइए बताता हूं। देखिए, जैसे आपके पास एक ये कार्बोकैटायन है, 3 कार्बन है और एक आपके पास ये कार्बोकैटायन है। अब स्टेबिलिटी बतानी है। पहले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जरूरत ही नहीं है क्योंकि साइक्लिक ही नहीं है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे आना। अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, तो यहाँ है 2 अल्फा हाइड्रोजन और इधर देखिए पॉजिटिव से नेक्स्ट वाला अल्फा, यहाँ है 3 अल्फा हाइड्रोजन।
जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। ये हमारा जवाब बन जाएगा, ऐसे बताएंगे। तो एक सीक्वेंस को याद रखना, देखो बहुत बार आप फैक्टर जान लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन मेन बात आती है सीक्वेंस की। आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है। अब बारी है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात ध्यान रख लो कि जहां तक हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस आई होगा तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो चार्ज मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जो भी फैक्टर चार्ज को मिनिमाइज करता है, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। चार्ज जितना कम होता है उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखते हैं। अब बच्चों सपोज आपको ये कंपाउंड ऐसे गिवन, NO2 और यहाँ CH2 पॉजिटिव, और यहां है आपके पास NO2 की जगह CH3। अब हमें इनको किस तरह से अप्लाई करना है फैक्टर को। साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। सीक्वेंस नहीं तोड़ना, एकदम से इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं पहुंचना, नहीं तो कभी भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है वाली बात हो सकती है। तो यहां पर अल्फा, यहां पर अल्फा, एक अल्फा एक अल्फा। चलो भाई हाइपर कंजुगेशन खत्म, बात नहीं करनी। इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखो NO2 का कैसा इफेक्ट माइनस आई, CH3 का कैसा इफेक्ट प्लस आई। तो जहां पे प्लस आई होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस प्रॉब्लम का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, चलो अब आप बताना। अब मैं आपसे कहता हूं, बताइए ये है मेरे पास एक A है और एक B है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है? दोनों बातें, कौन है और क्यों है। पहले एरोमेटिक देखना है। एरोमेटिक ना हो तो रेजोनेंस, ना हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ना हो तो इंडक्टिव। एरोमेटिक तो है नहीं, रेजोनेंस भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन अल्फा अल्फा अल्फा, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमारा ए कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब जरा देखिए इस चीज को, यहां पता लगाना है इन तीनों में से कौन सा है ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, हमें ये बताना होगा। तो एरोमेटिक नहीं है कोई भी दिख रहा है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो, अल्फा अल्फा अल्फा, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा ए वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक रेजोनेंस की टाइप है, भूलना मत। हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी पहचाना जाता है। अब इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, तो अगला फैक्टर इंडक्टिव, क्लोरीन माइनस आई NO2 माइनस आई। और इंडक्टिव में हमने पढ़ा था इट इज स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो जिसका माइनस आई, अब दोनों में माइनस आई है, गड़बड़ होगी। फिर देखो जिसका माइनस आई ज्यादा है वो लेस स्टेबल है, ज्यादा सी वाले का है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो सी वाला लेस स्टेबल। सो A, B एंड C, यही ऑर्डर यहाँ पे बन जाएगा। सॉल्व हो गया। इस तरह से फैक्टर अप्लाई करना। अब चलो ये देखो, अब यहाँ पर इनको फिर नंबर दे देते हैं हम, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। अभी तक तो आपके दिमाग में बात आ ही जाएगी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलो बताओ, ठीक है आ जाओ। एरोमेटिक तो नहीं है, रेजोनेंस डी वाले में है, डी वाले में रेजोनेंस है, तो डी वाला सबसे ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा अल्फा अल्फा, 2 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा, तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। अब इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट यहां देखना है। ये है Ca माइनस आई, CH3 प्लस आई, हमने बताया था प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट इज C एंड देन इट इज B। तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, दिक्कत हरगिज नहीं आएगी। थोड़ा सा प्रयास करना है, कोशिश करनी है, जवाब
तुरंत बनेगा। अब जरा ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और अब आप बच्चे बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, अलग अलग आपको पार्टिकल दिए गए हैं। अगर फैक्टर आपने याद रखा है तो पहले क्या देखेंगे आप, एरोमेटिसिटी, और ढूंढो ई वाले में है एरोमेटिसिटी, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। अब जरा यहां देखो, अब इसके अंदर साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं, फिर क्या देखना है, रेजोनेंस, सी वाले में रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल ऐसे हो जाएगा। यहां देखो, अब साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक खत्म, रेजोनेंस कहीं भी कंजुगेशन नहीं है, तो क्या देखेंगे आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 0, तो ए वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हमारा ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। देखो कॉम्पिटिटिव का एक क्वेश्चन बताऊं, आपकी काफी बुक में एक जगह मिस्टेक भी होती है। आपके पास है CH3 CH2 पॉजिटिव और एक आपके पास प्रेजेंट है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। पूछते हैं बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि बुक्स में कई बार हाइपर कॉन्जुगेशन का फैक्टर मेंशन ही नहीं होता। जब मेंशन ही नहीं होता वो हमेशा सेकंड वाले को ज्यादा स्टेबल कहते हैं इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर नहीं करना और हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड यहाँ पे ज्यादा स्टेबल मिलेगा, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। चलिए ये और सॉल्व कीजिए। यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताना है क्या ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। मेरे बताए गए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देखिए ध्यान से, कहीं पर एरोमेटिसिटी है, एंटी एरोमेटिसिटी है, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा। रेजोनेंस देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन देखो और फिर ऐसी चीजों को सॉल्व करो। लेकिन कोशिश करो बिल्कुल करेक्ट आंसर आए, कहीं भी आंसर में गड़बड़ ना होने पाए, ट्राई तो करना बनता ही है। चलो पहला, साइक्लिक नहीं, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं, रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो रेजोनेंस कहां से होगा। तो अब अगला हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन 2 1 और यहाँ 1, सो वी कैन से फर्स्ट और सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए वाला हो जाएगा। लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, या फर्स्ट वाला कह सकते हैं आप, 1 2 3 के टर्म में बोल रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट वाला बोल सकते हैं एंड सो। और उसके बाद ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल। आप जानते ही हो NO2 और Cl, तो एग्जांपल मैंने अभी करवाया था आपको, और इसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 हमारा ऑर्डर बन जाएगा। अगला देखो, यहाँ पे आपके पास इसमें है कॉन्जुगेशन, ये फोर्थ वाला कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फोर्थ वाला। अब ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है अब, तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है फर्स्ट में। अब सेकंड और थर्ड देख लो, अभी कराया था ये भी आपको मैंने, क्योंकि यहाँ पर है CH3 प्लस आई और यहाँ है माइनस आई, तो इस तरह से आपके पास ये जवाब आ ही जाएगा। ये भी आपने अभी किया था। अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाले को भी देख लो, समझ जाओगे। यहाँ एक माइनस आई है, यहाँ एक माइनस आई है, यहाँ भी है, और यहाँ तो दो माइनस आई है, तो जिसमें ज्यादा माइनस आई है वो देखो आप। उसके बाद आप देखें कि जो ज्यादा माइनस आई वाला है वो लेस स्टेबल होगा, लेकिन गड़बड़ी तब हो जाएगी जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर करेंगे। कई बार जब इतने बड़े ग्रुप होते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ इतने बड़े ग्रुप पे जाता है, अल्फा हाइड्रोजन भूल जाते हैं। आपने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखना है, साइक्लिक है कोई नहीं, चलो फिर क्या देखना है, रेजोनेंस है कहीं पर है नहीं। अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, ये एक अल्फा, ये एक अल्फा, ये दो अल्फा, ये दो अल्फा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों ज्यादा स्टेबल हैं बाकी कंपैरिजन में। फिर यहाँ एक माइनस है, यहाँ दो माइनस है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड वाला। फिर होगा 4, क्योंकि इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है इसीलिए बाकियों से ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद माइनस आई NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है तो वो सबसे लीस्ट होगा। इस तरह से आपका ऑर्डर यहाँ पे बनेगा, ऐसे ऑर्डर आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अब ये कई बार हमें फैक्टर अप्लाई करना आसान होता है,
लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और उन एक्सेप्शंस को कई बार हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्बोकैटायन दे रहा हूँ। इन कार्बोकैटायंस को आप अच्छे से देख लें, आप अच्छे से समझ लें और एग्जामिनेशन में आपने इन्हीं को मेंशन करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लास्ट में है ट्रोपाइलियम और ट्रोपाइलियम से पहले है टर्शियरी ब्यूटाइल और ये है आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। तो इस तरह से इनको आपने अच्छे से ध्यान करना है, लर्न करना है। ये आपके पास प्रैक्टिकल ऑर्डर मोस्ट स्टेबल ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन ये रहता है। डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, उतनी एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत है नहीं। यहाँ पर आप सिंपल ये कुछ एक्सेप्शन ट्राइफिनाइल मिथाइल है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें रहती हैं। तभी आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भाई इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो आपको ये मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ये कोशिश करें ये बात आपको याद रहे। अब बारी है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए चलते हैं। अब बारी है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब ये भी आपने फैक्टर पढ़े हैं, क्या रेजोनेंस का फैक्टर लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपने अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। इन तीनों में से प्लेनर कौन सा है? प्लेनर कार्बोकैटायन वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ sp2 भी है और sp3 भी है। sp3 वाला तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। यहाँ ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये sp3 है, ये भी नॉन प्लेनर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यही आपका मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर है। विच इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक बताना है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाया था आपको एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ ये sp2 है। अगर आपको याद हो परसेंटेज S कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा -I इफेक्ट शो करता है। क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट इफेक्ट। इन तीनों में से परमानेंट इफेक्ट कौन सा है? ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान भी आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। इस तरह से याद रखा जाएगा। नंबर 5 को देखें, विच इज नॉट एरोमेटिक। अभी मैंने क्लासिफिकेशन में ट्रोपाइलियम को बताया था, एरोमेटिक होता है। साइक्लोप्रोपाइल आयन, साइक्लोप्रोपाइल आयन आपका ये है, इसको देखें। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ये हमने आपको बताया था कि ये एक बोर्ड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेनर नहीं होता। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ये प्लेनर नहीं होता, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होता। तो ये एरोमेटिक नहीं होता, साइक्लोप्रोपाइल आयन एरोमेटिक नहीं होता और ट्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक होता है। तो हमारा बी और सी जवाब होगा, विच इज नॉट एरोमेटिक, बी और सी ऐसे रहेगा। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, देखो ये है बेंजोइक एसिड और यहाँ है ऑर्थो पे मिथाइल और अगला है मेटामिथाइल। तो ये बेंजोइक एसिड, मेटा पे मिथाइल और अगला है पैरामिथाइल, यानी यहाँ ये पैरा पे। अब इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन है? वैसे तो मिथाइल ग्रुप अगर आता है तो +I इफेक्ट बढ़ता है और +I इफेक्ट की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक इफेक्ट कराया था जिसे ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो वाला कंपाउंड सभी बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर होता है, यानी ये सभी से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 7। अब बताइए इनमें से कौन है ज्यादा स्टेबल। पढ़ चुके हैं आप इन चीजों को, सारी चीजें जानते हैं। क्या देखना है? रेजोनेंस, बी वाले में रेजोनेंस, तो ये है ज्यादा स्टेबल।